नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विकास गुप्ता। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, यानी कि लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड इन इंडियन लॉ। आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे दोस्तों। आप जानेंगे लेजिटिमेसी का क्या मतलब होता है, रेलिवेंट लॉ जो लेजिटिमेसी को डिफाइन करते हैं, एविडेंस जैसे सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो अब बदल के सेक्शन 116 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है, और डीएनए टेस्ट का रोल कैसे लेजिटिमेसी, इनहेरिटेंस और कस्टडी राइट को इंपैक्ट करती है, और कोर्ट के इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट और लीगल चैलेंजेस। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों क्या आप जानते हैं लेजिटिमेसी यानी किसी बच्चे को लीगली वैलिड मानने का लॉ में क्या मतलब है? यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि इसका असर बच्चे के इनहेरिटेंस राइट, उसकी आइडेंटिटी, उसके पूरे भविष्य पर पड़ता है। इंडियन लॉ ने लेजिटिमेसी से जुड़े हर पहलू को एड्रेस करने के लिए कई प्रोविजंस बनाए हैं। तो दोस्तों हम समझते हैं लेजिटिमेसी क्या है। लेजिटिमेसी का मतलब किसी बच्चे का लीगली वैलिड शादी से बाहर पैदा होना होता है। अगर बच्चे का जन्म शादी से बाहर हुआ है तो उसे इलेजिटिमेट माना जाएगा, यानी वो बच्चा लेजिटिमेट नहीं है। हालांकि लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों को भी लेजिटिमेट माना जा सकता है, बशर्ते पुरुष और महिला यानी माता और पिता लंबे समय तक एक साथ रहे हों। इंडियन लॉ ने बच्चों के लीगल, सोशल और फाइनेंशियल राइट्स को सुनिश्चित करने के लिए कई सारे प्रावधान बनाए हैं। आइए इन प्रावधानों को हम विस्तार से समझते हैं। दोस्तों सबसे पहला लॉ है हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 16 वॉइड एंड वॉइडेबल शादी की बात करता है, यानी कि इन मैरिजेस से पैदा हुए बच्चों को भी लेजिटिमेट माना जाएगा, यानी वैलिड माना जाएगा। यह कानून यह सुनिश्चित करता है कि वॉइड मैरिजेस के कारण बच्चे के अधिकार, सामाजिक स्थिति पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को इनहेरिटेंस और उनके अन्य अधिकारों से वंचित होने से बचाना है। तो ये काफी प्रोग्रेसिव लीगल प्रोविजन है दोस्तों। अगला लॉ है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। इसका सेक्शन 25 बात करता है लेजिटिमेटेड चिल्ड्रन को इनहेरेंट और सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में पूर्ण अधिकार मिलते हैं, यानी कि जो बच्चे लेजिटिमेट होते हैं उनको फादर मदर की सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी या इनहेरिटेड, यानी कि उन्होंने जो प्रॉपर्टी अपने बाप दादा यानी बच्चे के ग्रैंड पेरेंट से एक्वायर की है, उसमें भी पूरा राइट्स मिलता है। दोस्तों अगले एक्ट की हम बात करते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट का 21 सेक्शन स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अमान्य मैरिज से पैदा हुए बच्चों को भी लेजिटिमेट मानता है। यह कानून चाइल्ड के राइट्स को मैरिटल स्टेटस के आधार पर डिफाइन नहीं करता है, और वॉइड या वॉइडेबल मैरिज दोनों के बच्चे लेजिटिमेट होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों के वॉइड या वॉइडेबल मैरिज के कारण अधिकार, राइट्स प्रभावित ना हो। दोस्तों सेक्शन 12 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 एडॉप्टेड चाइल्ड को बायोलॉजिकल चाइल्ड के समान लेजिटिमेटेड स्टेटस देता है, उनको बराबर राइट्स देता है, उनको अडॉप्टेड फैमिली की प्रॉपर्टी पर पूर्ण अधिकार होता है। दोस्तों यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि अडॉप्टेड चिल्ड्रन को लीगल और सोसाइटी में बराबर का दर्जा मिले और उनकी लेजिटिमेसी पे इंपैक्ट ना हो। दोस्तों अब हम समझते हैं लेजिटिमेटी का क्या क्या इंपैक्ट होता है। तो देखिए सबसे पहला इंपैक्ट होता है उनके इनहेरिटेंस राइट पे। जैसा कि हमने सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट को डिस्कस किया है, उसके अंदर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट को सेल्फ एक्वायर्ड और एंसेस्टर प्रॉपर्टी पे बराबर राइट मिलता है। सेक्शन 27 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट लेजिटिमेट चाइल्ड को माता पिता और ग्रैंड पेरेंट की प्रॉपर्टी पर फुल राइट देता है, लेकिन वहीं इलेजिटिमेट चाइल्ड केवल माता की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है, फादर की प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार नहीं होता है जबकि फादर उसको एक्नॉलेज ना करे। दोस्तों इसी में हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं कस्टडी एंड गार्डियनशिप। लेजिटिमेट चाइल्ड की गार्डियनशिप में कोर्ट हमेशा चाइल्ड के वेलफेयर को प्राथमिकता देता है। इलेजिटिमेट चिल्ड्रन के मामले में मदर को डिफॉल्ट गार्जियन माना जाता है और फादर को कुछ ही परिस्थितियों में गार्जियनशिप का राइट मिल सकता है। वहीं हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 में सेक्शन 6 लेजिटिमेट चिल्ड्रन के मामले में फादर को नेचुरल गार्जियन मानता है, जबकि मदर दूसरे स्थान पर दोस्तों आती है। और वहीं इलिजिटिमेट चिल्ड्रन में माता को प्राइमरी नेचुरल गार्जियन माना जाता है, उनको कोर्ट कस्टडी और गार्जियनशिप में फर्स्ट राइट देता है। तो दोस्तों हम इन लॉ से ये समझ गए होंगे कि लेजिटिमेट और इलिजिटिमेट चाइल्ड के इनहेरिटेंस और गार्जियनशिप में राइट्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं लिव इन रिलेशनशिप में जन्मे बच्चों के अधिकार के बारे में। ये
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। सोचिए एक बच्चा लिव इन रिलेशनशिप से पैदा होता है, क्या वो लीगली लेजिटिमेट माना जाएगा? क्या उसे इनहेरेंट राइट मिलेंगे? ये सवाल आज भी कई लोगों के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। चलिए इसे पूरी क्लैरिटी के साथ समझते हैं। सबसे पहले जानना ये जरूरी है, इंडियन लॉ लिव इन रिलेशनशिप को किस तरीके से देखता है दोस्तों। अगर एक अनमैरिड कपल लंबे समय तक एक छत के नीचे रह रहा है पति पत्नी की तरीके से, तो उसे मैरिज लाइक रिलेशनशिप माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ऐसे रिलेशनशिप को प्रेजम्पशन ऑफ मैरिज की कैटेगरी में रखा जा सकता है, यानी कि उनको मैरिज जैसा एक रिलेशन माना जा सकता है। अब आते हैं दोस्तों बच्चों की लेजिटिमेसी और उनके राइट्स पर। 2008 में तुलसा वर्सेस दुर्गा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर लिव इन रिलेशनशिप जेन्युइन है और तो उसमें जन्मे बच्चों को इलेजिटिमेट नहीं माना जा सकता है। इसका सीधा मतलब है ऐसे बच्चों को अपने पेरेंट्स की सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में पूरी तरीके से अधिकार मिलेगा। होल्ड ऑन दोस्तों, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ऐसे बच्चों को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि इनहेरिट प्रॉपर्टीज में राइट्स नहीं दिए जाते हैं, जहां की हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत उन्हें ज्वाइंट फैमिली यानी एचयूएफ का भी हिस्सा नहीं माना गया है दोस्तों। तो अगर लिव इन रिलेशनशिप के पास इनहेरिट वेल्थ है तो वो बच्चे ऑटोमेटिकली उसका हिस्सा क्लेम दोस्तों नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अब सवाल ये उठता है लिव इन रिलेशनशिप को वैलिड और लेजिटिमेट मानने के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है। तो दोस्तों तीन इंपॉर्टेंट कंडीशन है। पहली कंडीशन, रिलेशनशिप कंटिन्यूस होना चाहिए, कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, यानी दोनों पार्टनर एक साथ लंबे समय से साथ रह रहे हों। दूसरा, लीगली सिंगल पार्टनर होने चाहिए, दोनों में से किसी का भी एग्जिस्टिंग मैरिज ना हो। तीसरा दोस्तों, उनका रिलेशनशिप कैजुअल नहीं होना चाहिए, सीरियस होना चाहिए, ताकि उसको एक मैरिज लाइक अरेंजमेंट समझा जाए। दोस्तों इतना ही नहीं, बच्चों के एजुकेशन और मेंटेनेंस के लिए भी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी हो या फाइनेंशियल सपोर्ट हो। लॉ ने इंश्योर किया है ऐसे बच्चे बेसिक राइट से वंचित ना रहें। तो आप या आपके जानने वाले ऐसे रिलेशनशिप में हैं तो ये लीगल नॉलेज आपके लिए जानना समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों आज का कानून ट्रेडिशनल बाउंड्री से आगे बढ़कर ऐसे रिलेशनशिप और उनके बच्चों के हितों को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है जो लिव इन रिलेशनशिप के दायरे में आते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे सेक्शन 116 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट पहले होता था, कि लेजिटिमेसी के बारे में दोस्तों क्या कह रहा है। दोस्तों सेक्शन 116 ऑफ बीएसए लेजिटिमेसी को एस्टेब्लिश करने का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। इस सेक्शन के तहत अगर चाइल्ड का जन्म वैलिड मैरिज के दौरान हुआ है तो उसे ऑटोमेटिकली लेजिटिमेट माना जाएगा। यहां तक कि अगर हस्बैंड यानी जो फादर है बच्चे का वो डिनाई करे कि चाइल्ड उसका नहीं है, उसका उससे कोई संबंध नहीं है, तब भी जो प्रिजम्पशन है दोस्तों वो ये माना जाता है कि हस्बैंड ही उस बच्चे का फादर है। यानी जो बच्चा शादी के दौरान जन्मा है उसकी पैटर्निटी को डिनाई करना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग बात है, बच्चे का जन्म मैरिज के डिसोल्यूशन होने के 280 डेज के अंदर अगर होता है तब भी यह माना जाएगा कि बच्चे का फादर वही है, जब तक हस्बैंड ये साबित ना कर सके कि उसको नॉन एक्सेस था, यानी कि उसके वो माता से नहीं मिल रहा था 280 डेज के लिए। चैलेंजेस क्या क्या आते हैं दोस्तों सेक्शन 116 में? मॉडर्न एविडेंस, जैसे डीएनए टेस्ट ने इस प्रिजम्पशन को चैलेंज किया है। कोर्ट ने कई बार कहा है कि साइंटिफिक एविडेंस इंपॉर्टेंट है लेकिन इसे प्रिवेसी और वेलफेयर के साथ बैलेंस नहीं करना चाहिए। दोस्तों अब हम समझेंगे रोल ऑफ डीएनए टेस्टिंग इन प्रूविंग लेजिटिमेसी, यानी डीएनए टेस्ट का क्या रोल है पैटर्निटी और लेजिटिमेसी में। आज के समय में डीएनए टेस्टिंग लेजिटिमेसी और पैटर्निटी से जुड़े मामलों में एक पावरफुल साइंटिफिक टूल बन गया है। यह बायोलॉजिकल पैटर्निटी को एस्टेब्लिश करने का सबसे रिलायबल मेथड माना जाता है। कोर्ट ने कई बार कई मामलों में इसे एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट किया है, लेकिन साथ के साथ एक राइडर दिया है, प्राइवेसी राइट और साइंटिफिक एक्यूरेसी के बीच में बैलेंस बनाना जरूरी है। दोस्तों अब हम डीएनए टेस्टिंग का लीगल इंपॉर्टेंस समझते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के तहत सेक्शन 112 जो अब 116 अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया, कहा गया है कि चाइल्ड का जन्म वैलिड मैरिज के दौरान हुआ है तो उसे ऑटोमेटिकली लेजिटिमेट माना जाएगा, लेकिन जब पैटर्निटी पर सवाल उठता है और नॉन एक्सेस के आधार पर लेजिटिमेट चैलेंज की जाती है तो डीएनए टेस्टिंग की जरूरत पड़ सकती है। डीएनए टेस्ट बायोलॉजिकल सर्टेनिटी के साथ ये बता सकता है चाइल्ड का फादर कौन है। कोर्ट ने कई केसेस में ये कहा है साइंटिफिक एविडेंस इंपॉर्टेंट है लेकिन इसे मिसयूज से बचाने के लिए सेफगार्ड होना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों अब हम कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में चर्चा करेंगे जो डीएनए टेस्ट के ऊपर थे। सबसे इंपॉर्टेंट केस है नंदलाल वासुदेव वर्सेस लता नंदलाल। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंस को प्रायोरिटी दी और कहा
साइंटिफिक प्रूफ किसी भी प्रिजम्पशन से ज्यादा मजबूत होता है। सेक्शन 112 में प्रिजम्पशन की बात हुई है। इस केस में हस्बैंड ने चाइल्ड की लेजिटिमेसी को चैलेंज किया और डीएनए टेस्ट ने साबित किया वह बायोलॉजिकल फादर नहीं था। कोर्ट ने कहा ट्रुथ एस्टेब्लिश करना चाइल्ड और सभी पार्टीज के हित में है। दोस्तों अगला केस हम डिस्कस करेंगे कामती देवी वर्सेस कौशीराम, ये 2001 का केस है। कोर्ट ने कहा सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी तब तक वैलिड है जब तक क्लियर प्रूफ ऑफ नॉन एक्सेस हो। कोर्ट ने डीएनए टेस्टिंग को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि जो फादर या पत्नी का हस्बैंड ने ये प्रूफ करने में वो नाकाम रहे कि उनके पास एक्सेस नहीं था। तो अगर आप नॉन एक्सेस को प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो आप डीएनए टेस्ट की मांग नहीं कर सकते हैं। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट केस है भवानी प्रसाद वर्सेस उड़ीसा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेसी राइट को अपलोड किया और कहा डीएनए टेस्ट को तभी अलाउ किया जाना चाहिए जब यह केस के आउटकम के लिए एब्सोल्यूट नेसेसरी हो। दोस्तों कोर्ट हमेशा चाइल्ड और मदर की प्रिवेसी को प्रायोरिटी देता है। अगर डीएनए टेस्ट से चाइल्ड की लेजिटिमेसी पर सवाल उठे तो इसका सोशल स्टिग्मा भी बहुत ज्यादा हो जाता है, कोर्ट इसे रिजेक्ट कर सकती है। प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए कोर्ट ने कहा है डीएनए टेस्ट ओनली रेयर एंड एक्सेप्शनल केसेस में अलाउ किया जाना चाहिए, ना कि मैकेनिकल तरीके से अलाउ किया जाना चाहिए। लेजिटिमेसी एस्टेब्लिश करना कई मामलों में मुश्किल हो सकता है, खासकर जब पेरेंट्स के बीच में मैरिटल डिस्प्यूट चल रहे हो, मैरिज लीगली रजिस्टर्ड ना हो या इसके अलावा साइंटिफिक एविडेंस जैसे डीएनए टेस्ट का इस्तेमाल भी कई बार प्रिवेसी और सोशल कंसर्न के कारण कॉम्प्लेक्स बन जाता है। आइए इन चैलेंजेस को डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला एब्सेंस ऑफ मैरिज प्रूफ होता है। कई बार लेजिटिमेसी केसेस में सबसे बड़ी दिक्कत वैलिड मैरिज के प्रूफ का ना होना है। इंडिया में अभी भी कई मैरिजेस बिना प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के होती हैं, खासकर रूरल एरियाज में। हिंदू लॉ के तहत सेरेमनी जैसे सतपति मैरिज को वैलिडेट के लिए रीजन माना जाता है, लेकिन अगर इन सेरेमनीज का कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ ना हो तो चाइल्ड की लेजिटिमेसी चैलेंज हो सकती है। दोस्तों अनरजिस्टर्ड मैरिज से पैदा हुए बच्चों को लीगली लेजिटिमेट साबित करना भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कोर्ट ऐसे मामलों में सर्कमस्टेंसेस एविडेंस जैसे विटनेस, फोटोग्राफ आदि को कंसीडर कर सकती है। दोस्तों चाइल्ड की लेजिटिमेसी के ऊपर सबसे बड़ा क्वेश्चन जब भी आता है जब डिनायल ऑफ पैटर्निटी बाय फादर होता है। अगर फादर चाइल्ड की पैटर्निटी को डिनाई करता है तो ये लेजिटिमिटी एस्टेब्लिश करने के लिए सबसे बड़े हर्डल में से एक हर्डल है। जैसा कि हमने डिस्कस किया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 116 के अनुसार चाइल्ड का जन्म वैलिड मैरिज के दौरान हुआ है तो उसको ऑटोमेटिकली लेजिटिमेट माना जाएगा। लेकिन अगर फादर कोशिश करता है, उसका मदर के साथ फिजिकल एक्सेस नहीं था, तो केस कॉम्प्लेक्स हो जाता है। दोस्तों अगला पार्ट सोशल स्टिग्मा भी बहुत ज्यादा अटैच होता है इलिजिटिमेसी से। रूरल एरिया में इलिजिटिमेसी को लेकर सोशल स्टिग्मा ज्यादा होता है। अगर फादर पैटर्निटी को डिनाई करता है तो मदर और चाइल्ड दोनों को कम्युनिटी में एक्सेप्टेंस के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। चाइल्ड को लीगल राइट्स मिलने के बावजूद सोशल चैलेंजेस जैसे डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन ऑफ सोसाइटी का सामना करना पड़ता है। तो कोर्ट ने कई ने स्टिग्मा और को रिड्यूस करने के लिए प्रोग्रेसिव स्टेप लिए हैं, जैसे कि वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से पैदा हुए बच्चों को भी लेजिटिमेट मानने का ये जो फैसला है ये बहुत अच्छा है। ये हमारे हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 16 में भी दोस्तों कवर होता है। दोस्तों लेजिटिमेट चिल्ड्रन को बर्थ सर्टिफिकेट, अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आसानी से रिकॉग्निशन मिल जाती है। इलिजिटिमेट चाइल्ड के मामले में रजिस्ट्रेशन, एक्नॉलेजमेंट और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारा दिक्कत होती है और उनको आमतौर पर ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। तो दोस्तों आज हमने जाना लेजिटिमेटी किसी भी चाइल्ड के लीगल, सोशल, फाइनेंशियल राइट को किस तरीके से शेप करती है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो चैनल से जुड़ें, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं आप और किस टॉपिक पे अपना वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।